is visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yesterday we are talking about this stomata. हम लोग कल स्टोमेटा के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसमें ये बात किया था कि लीफ के किस सरफेस पर स्टोमेटा सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहेगा। तो हम लोग ने देखा था कि जो लोअर लीफ सरफेस होता है, लोअर लीफ सरफेस, उसमें स्टोमेटा का प्रेजेंट ज्यादा रहेगा। ठीक है, अब अगर देखते हैं स्टोमेटा है क्या, तो हम लोग क्या बोले, दिस इज द ओपनिंग, दिस इज ओपनिंग प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस रीजन ऑफ द लीफ। तो अब ये बना कैसे है? एपिडर्मिस रीजन में मतलब सबसे बाहरी वाला जो लेयर रहता है लीफ का, उसमें कैसे बना हुआ रहता है। तो ये क्या देखते हैं कि दिस स्टोमेटा कंसिस्ट ऑफ गार्ड सेल, ये गार्ड सेल से मिलकर बना होता है। एंड दिस गार्ड सेल इज गेट सराउंडेड बाय सब्सिडरी सेल, ये सब्सिडरी सेल से चारों तरफ से बंधा हुआ रहता है, घिरा हुआ रहता है। और उसके बाद में सब्सिडरी सेल्स को सपोर्ट करने के लिए एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कैसे है, तो ये गार्ड सेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो गार्ड सेल भी दो टाइप का होता है। एक होता है बीन शेप गार्ड सेल, बीन शेप गार्ड सेल। ठीक है, तो ये कैसा देखने को मिलेगा, तो ये बीन शेप का इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बीन शेप हो गया। वहीं पर एक दूसरा होता है डम्बल शेप, डम्बल शेप। अब बोलिएगा कि इन दोनों में डिफरेंस ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन मिलेगा कहाँ पर? तो बीन शेप हम लोग को डाइकॉट प्लांट में देखने को मिलेगा, डाइकॉट प्लांट। और डम्बल शेप है वो मोनोकॉट प्लांट में देखने को मिलेगा। अब अगर डम्बल शेप की बात करते हैं तो डम्बल जैसे जिम में देखे होंगे, डम्बल इस तरीके से बना हुआ रहता है, तो इसका शेप भी इसी तरीके से बनेगा। ये हो गया हमारा डम्बल शेप हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया गार्ड सेल की बात। तो गार्ड सेल, अब अगर टोटल स्टोमेटा की बात कर रहे हैं तो टोटल स्टोमेटा कैसा देखने में लगेगा, तो ये इस तरीके से देखने में लगेगा। कैसे? हम लोग मेनली डाइकॉट प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो एपिडर्मिस रीजन में जो हमारा स्टोमेटा प्रेजेंट रहेगा वो इस तरीके से स्टोमेटा प्रेजेंट रहेगा। इसको हम लोग बोल देते हैं स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर। दिस इज गार्ड सेल, गार्ड सेल, गार्ड सेल है तो इसका भी न्यूक्लियस रहेगा। लेट सपोज ये न्यूक्लियस हो गया, और गार्ड सेल के पास भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं। तो मतलब गार्ड सेल भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो इसके पास भी क्लोरोप्लास्ट रहेगा। ठीक है, अब इसके पास एक प्रॉपर्टी क्या है कि गार्ड सेल का देखिए, एक ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, दिस इज कॉल्ड द आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, वहीं पर ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। अब इसकी खासियत क्या है इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, तो इनर मेम्ब्रेन जो गार्ड सेल का होता है वो थिक होता है। तो ये थिक, इसको बना दीजिए। इनर मेम्ब्रेन क्या हो गया, थिक हो गया। थिक हो जाने से क्या हो गया, ये हार्ड हो गया। ठीक है, तो ये भी इधर से थिक हो जाएगा। और आउटर मेम्ब्रेन थिन रहता है, ये हमारा क्या है, थिन है। अब ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन ऑब्लिक फाइबर से जुड़े हुए रहते हैं। ऑब्लिक क्यों बोल रहे हैं, ये तिरछा तिरछी इससे जुड़े हुए रहते हैं, ये फाइबर्स है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल दिए ऑब्लिक फाइबर्स, ऑब्लिक फाइबर्स से जुड़े हुए रहते हैं। तो ये तो अभी तक हम लोग क्या बात किए, ये पोर हो गया, ये बीच वाला पोर हो गया, ओपनिंग हो गया, ये दोनों ओपनिंग को घेर के रखे हुए गार्ड सेल, ये हमारा गार्ड सेल हो गया। अब इस गार्ड सेल को किससे घेर के रखे हुए हैं, सब्सिडरी सेल से। इस तरीके से सब्सिडरी सेल्स है, इसको घेर के रखे हुए प्रोटेक्शन दे रहा है। तो ये हमारा हो गया सब्सिडरी सेल्स,
कौन है बंदा ये? सब्सिडरी सेल्स। और ये सब्सिडरी सेल्स जो है, सब्सिडरी सेल्स भी घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है? तो ये घिरा हुआ हमारा एपिडर्मल सेल से घिरा हुआ है। ये सब्सिडरी सेल्स को प्रोटेक्शन के लिए क्या हो गया? दिस इज एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल्स, इसको डिलीट करो जो किया है, जो एपिडर्मल सेल्स। तो इस तरीके से ये गार्ड सेल या जिसको हम लोग स्टोमेटा बोल सकते हैं वो प्रेजेंट रहता है। अब अगर हम लोग बात करें, ये तो हो गया स्टोमेटा का पोजीशन हो गया। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि स्टोमेटा ओपन या क्लोज कैसे होगा, स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे होगा, जो जिसकी बात हम लोग कर लेंगे। क्योंकि स्टोमेटा ओपन होगा तभी क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रैपमेंट होगी। तो ये जो पोर दिख रहा है, ये जो अंदर में जो स्टोमेटल पोर दिख रहा है, ये तब कब ओपन होगा? जब गार्ड सेल टर्जिड कंडीशन में रहेगा। मतलब कि यहाँ पर टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब बात क्या करते हैं? टर्जिडिटी। अब ये टर्जिडिटी क्या है? टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल, गार्ड सेल की टर्जिडिटी। अब टर्जिडिटी एक बायोलॉजिकल टर्म है, इसको भूल जाइए अभी टर्जिडिटी को। सबसे सिंपलर फॉर्म में समझिए क्या कि आसपास के सभी सेल्स में, अच्छा प्लांट सेल है तो हम लोग के पास क्या है? प्लांट सेल के पास वैक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, और वैक्यूल्स में प्रेजेंट अनवांटेड मटेरियल्स, फिर वेस्ट मटेरियल्स एंड साथ साथ वाटर भी रहता है। मतलब कि इन सभी सेल्स में वाटर प्रेजेंट है। अब अगर वाटर प्रेजेंट है, यहाँ भी वाटर प्रेजेंट है, यहाँ भी वाटर प्रेजेंट है, तो क्या होगा कि ये सभी जगह से गार्ड सेल में वाटर इंटर करेगा। जो वाटर इंटर करेगा तो देखिए, एक मान लीजिए इस तरीके से एक बैलून ले लीजिए, ठीक है। अब अगर इसमें हम वाटर डालेंगे तो क्या होगा? ये स्वेल करना शुरू कर जाएगा, ये इस तरीके से स्वेल करना शुरू कर जाएगा, यही होगा। तो ये जब पूरा अपने कंडीशन के अनुसार पूरा फुल जब स्वेल कर जाएगा, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं टर्जिड बोलते हैं। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर क्या है कि इस तरीके से हमारा गार्ड सेल है, ये लेट सपोज हमारा गार्ड सेल अभी क्लोज अवस्था में बंद है, ठीक है। और ये वाला क्या है? इनर मेम्ब्रेन तो हमारा ठीक है, लेट सपोज यहाँ पर ठीक कर दी। अब अगर पानी इसमें ढेर सारा पानी इंटर करेगा, वाटर इंटर करेगा, तो क्या होगा? पानी का प्रेशर इसके ऊपर पड़ेगा। जब पानी का प्रेशर पड़ेगा तो ये दूर जाना चाहेगा। और जब हम लोग बोल क्या रहे हैं कि ये सब आपस में ऑब्लिक फाइबर से जुड़े हुए हैं, तो जब ये वाला पोर्शन आउटर मेम्ब्रेन जो है ये दूर जाना चाहेगा, तो इसके साथ साथ इसके ऊपर भी यानी ऑब्लिक फाइबर्स के ऊपर भी टेंशन क्रिएट होगा। और जब टेंशन क्रिएट होगा तो ये जो हमारा इनर मेम्ब्रेन जुड़ा हुआ है, ये भी इससे जुड़ा हुआ, तो ये भी दूर जाना चाहेगा। तो नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? ये गार्ड सेल हमारा ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई ओपनिंग की, समझ में आ गया? गार्ड सेल की ओपनिंग हो गई। अब यहीं पर क्या, जब जैसी टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल इंक्रीज हुआ, जैसी गार्ड सेल की टर्जिडिटी इंक्रीज हुआ, तो क्या हो जाएगा? स्टोमेटल या स्टोमेटा विल ओपन। स्टोमेटा विल ओपन, ठीक है। अब क्या होगा? चूंकि इसके पास बाहर का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, तो वाटर यहाँ से क्या होगा? इवापोरेट करना शुरू कर जाएगा, बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो जब बाहर निकलना शुरू हो जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि गार्ड सेल डिफिशियंट हो जाएगा वाटर का, डिफिशियंट इन वाटर, इन ऑफ लिखना चाहिए, ऑफ डिफिशियंट ऑफ वाटर, वाटर की कमी हो जाएगी। और जैसे ही वाटर की कमी होगी
तो चूंकि क्या बोल रहे थे कि इंटरनल जो लेयर है, इंटरनल जो मेम्ब्रेन है वो तो हार्ड है, थिक है, तो वो फिर से अपने पोजीशन पर आना चाहेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि इनर मेम्ब्रेन विल मूव टू ओरिजिनल पोजीशन। और फिर क्या होगा, जब ओरिजिनल पोजीशन पर मूव करेगा तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं कि स्टोमेटल ओपनिंग होती है या स्टोमेटा की क्लोजिंग होती है। ठीक है, इतना तक क्लियर है? Yes, चलिए, और ये जो स्क्रीन पर चला रहे हैं, जो भी चला रहे हो सुन लीजिए, नेक्स्ट टाइम से ऐसा होगा क्लास सस्पेंड कर देंगे हम। चलिए, तो हम लोग बात किए क्या कि जो ऑटोट्रॉपिक होता है वो प्लांट्स जो ऑटोट्रॉपिक होता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रैपमेंट के लिए मतलब इंगेज करने के लिए, लेने के लिए स्टोमेटा की ओपनिंग करनी पड़ेगी। और साथ साथ इसी ओपनिंग, जब स्टोमेटा की जब ओपनिंग होती है, देखिए ये इसका बैड लक है, प्लांट का बैड लक है। क्या बैड लक है कि जब स्टोमेटा ओपन होता है तब क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन यानी लॉस ऑफ वाटर होता है, लॉस ऑफ वाटर। तो मतलब कि उसको कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करने के लिए, इसको कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करने के लिए, लेने के लिए इसको ओपन करना पड़ता है और उसी समय वाटर का लॉस होता है। तो ये समझिए इसका दुर्भाग्य है प्लांट्स का कि उस समय उसको वाटर लॉस हो जाता है। लेकिन वो होता है ओपनिंग किस लिए, CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए। और जब CO2 को एब्जॉर्ब करेगा तो उसी समय जब फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन बना था तो वो इन्वायरमेंट में रिलीज भी हो जाता है। तो ये तो हम लोग बात कर लिए क्या चीज का, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसके बारे में डिस्कस किए। अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे। और उसमें हम लोग देखे थे क्या कि हेट्रोट्रॉपिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हेट्रोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी हम लोग 3 टाइप का बात किए थे। कौन कौन सा? पहला था होलोजोइक, दूसरा है क्या, सैप्रोफिटिक, और तीसरा क्या है, पैरासिटिक बात किए थे। अब यहाँ पर आपके बुक में एक होलोजोइक पर दिखलाया हुआ है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें हम लोग क्या बात किए थे कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग अमीबा बात किए थे। तो अमीबा कैसे फूड इंटेक करता है इसके बारे में आपको दिया हुआ है। ऐसे तो मेरा पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार और देख लीजिए कैसे ये काम करता है। तो अब हम लोग अमीबा का फूड इंटेक कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अमीबा क्या है, अमीबा की पहले थोड़ा सा प्रॉपर्टी देख लीजिए। अमीबा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। सबसे पहली बात क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। चलिए ठीक है, सिंगल सेल तो है, ठीक है, लेकिन इसकी और क्या प्रॉपर्टी है कि इसका जो शेप है, दिस इज इरेगुलर, शेप इज इरेगुलर। ठीक है, इरेगुलर है। तो अब ये फूड को, अब चूंकि ये एक ही सेल का है तो सभी फूड इनटेक, फूड डाइजेशन, फूड एब्जॉर्प्शन और फूड एक्सक्रीशन सभी एक ही सेल के अंदर में होगा। तो ये कैसे काम करेगा, तो ये चूंकि इसका शेप इरेगुलर है तो स्यूडोपोडिया के थ्रू ये फूड इनटेक करेगा। ठीक है, इस यहाँ पर हम सिर्फ अमीबा की बात कर रहे हैं। ऐसे ही आपका पैरामीशियम का भी हो सकता है। पैरामीशियम अगर आपका डायग्राम में दिया हुआ होगा तो ठीक है, पैरामीशियम भी हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं क्या चीज, अमीबा की बात कर रहे हैं। तो अमीबा कहीं डायरेक्टली से बात करें तो अमीबा फूड इंटेक करता है बाय 2 मीन्स, बाय 2 मीन्स। 2 तरीके से ये फूड इंटेक करता है। कौन कौन सा? एक होता है फाइगोसाइटोसिस,
और दूसरा होता है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस, फाइगोसाइटोसिस में हम लोग ये डिस्कस किए थे कि व्हेन अमीबा टेक सॉलिड फूड, ये सॉलिड फूड जब सॉलिड फूड लेगा, सॉलिड फूड इंटेक करेगा, तब उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फाइगोसाइटोसिस। वहीं पर जब लिक्विड फूड इंटर करेगा, लिक्विड फूड का मतलब क्या हो गया, लिक्विड फूड इंटेक मतलब कि फैट मॉलिक्यूल्स हो गया, फैट सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स वगैरह हो गया, उन सभी को अगर ये इंटर करता है, इंटेक करता है, तो उसको हम लोग मीन्स को बोलते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। क्योंकि फाइगोसाइटोसिस सॉलिड फूड का इंटर कर रहा है, इसीलिए इसको और भी हम लोग बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड, यानी फाइगोसाइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्या चीज, सेल Cell ईटिंग। eating. हाँ, सेल ईटिंग बोलते हैं। और वहीं पर चूंकि ये लिक्विड मीडियम को, लिक्विड फूड को इंटेक कर रहा है, इसीलिए पिनोसाइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल ड्रिंकिंग, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, एक ही डायग्राम में दोनों देखेंगे। तो पहले हम लोग फाइगोसाइटोसिस के बारे में डिस्कस डायग्रामेटिकली कर देते हैं एक बार। तो जैसे देखिए, क्या ये इस तरीके से हमारा क्या हो गया, अमीबा हो गया। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस यहाँ बना है, बाकी इसका चारों तरफ साइटोप्लाज्म रहेगा। अब क्या होगा कि लेट सपोज इसको कोई फूड मिल रहा है, फूड मिल रहा है यहाँ पर, लेट सपोज यहाँ पर हम फूड बना दिए। ठीक है, तो फूड बनाए तो इसको इनगल्फ करने के लिए, अपने उसको घेरने के लिए दोनों तरफ आर्म की तरह निकालेगा, एक आर्म की तरफ बनाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, पोडिया का मतलब होता है लेग, और स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। तो इसीलिए कभी कभार इसको हम लोग फॉल्स फीट भी बोलते हैं। तो क्या हो गया, ये स्यूडोपोडिया, इसको अच्छा इसको लिख देते हैं फूड पार्टिकल्स। फूड पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स जब आया तो उसको इनगल्फ करने के लिए अपना स्यूडोपोडिया आगे बढ़ाया। अब क्या करेगा नेक्स्ट स्टेप में ये करेगा कि वो स्यूडोपोडिया जो है वो बहुत दूर तक एक्सटेंड करेगा, और चाहेगा कि वो दोनों आपस में चिपक जाए, इन दोनों को बिल्कुल पास पास लाने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर हमारा क्या है, फूड पार्टिकल्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि ये चारों तरफ से घिर जाएगा, और यहाँ पर से एक छोटा सा वेसिकल्स फॉर्म होगा, जो कंटेन करके रखेगा फूड, और ये पिंच ऑफ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर का जो लेयर है वो टूट गया है। क्यों टूट गया, क्योंकि ये मेम्ब्रेन भी वही मेम्ब्रेन है जो ये मेम्ब्रेन है, वही मेम्ब्रेन इनफोल्ड हुआ है। तो इनफोल्ड होने से, क्योंकि मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी एक ही है, तो ये पिंच ऑफ होकर यानी टूट कर अलग हो गया, और अलग हो गया तो ये बन गया हमारा फूड वैक्यूल बन गया, फूड वैक्यूल। ठीक है, फूड वैक्यूल बन गया। अब फूड वैक्यूल बन गया तो सेल के पास, अब इसके पास जो एनिमल है ये, तो इसके पास लाइसोसोम भी प्रेजेंट रहेगा। तो ये हमारा फूड वैक्यूल जो फूड कंटेन करके आ रहा है, फूड वैक्यूल हो गया। इसके पास लाइसोसोम भी रहेगा, ये लाइसोसोम हो गया, लाइसोसोम। और लाइसोसोम कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, या इसको कभी कभार हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम भी बोल देते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। तो टेंशन नहीं लीजिएगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम एक ही है, ये डाइजेस्ट करेगा फूड को, इसलिए डाइजेस्टिव एंजाइम भी बोल देते हैं। ऐसे ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में तमाम डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं। जैसे हम लोग अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट को डिसॉल्व करने के लिए, यानी उसको ब्रेक डाउन करने के लिए अमाइलेज प्रेजेंट रहता है।
प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएस एंजाइम प्रेजेंट रहता है, प्रोटीएस एंजाइम। लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेस एंजाइम, और अगर डीएनए और आरएनए रहा तो न्यूक्लियस एंजाइम भी प्रेजेंट रहेगा। ये सब तमाम डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट रहेंगे, इसलिए कलेक्टिवली इसको हम लोग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, लाइसोजाइम फूड मॉलिक्यूल्स के यानी जो फूड वैक्यूल्स है उसके तरफ जाना शुरू कर जाएगा, और जाना शुरू कर जाएगा तो क्या होगा फिर फाइनली वो फूड वैक्यूल के साथ मर्ज कर जाएगा, फूड वैक्यूल के साथ मर्ज कर गया। ये न्यूक्लियस ही है, न्यूक्लियस चल रहा है। ये हमारा हो गया लाइसोजाइम, लाइसोजोम, और ये हमारा हो गया फूड वैक्यूल। तो यहाँ पर क्या हुआ, सब डाइजेस्टिव एंजाइम फूड के साथ मिक्स हो गया, डाइजेस्ट कर देगा, और डाइजेस्ट करने के बाद ये सब फूड मटेरियल्स क्या करेगा, बॉडी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, और जो रेस्ट बच जाएगा वो एक फिर से वैक्यूल तो भी है ही, वैक्यूल बना हुआ रह जाएगा, और ये वैक्यूल अनडाइजेस्टेड फूड्स, अनडाइजेस्टेड फूड इसमें कंटेन करके रखेगा, जिसको हम लोग फिर से एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स के नाम से जानते हैं। ये फिर क्या करेगा, अपोजिट साइड, वॉल के अपोजिट साइड की तरफ मूव करना शुरू कर जाएगा, और फाइनली ये फूड जो अनडाइजेस्टेड फूड है बाहर निकाल देगा, और अमीबा अपने पुराने वाले शेप में या पुराना अपना जैसा जहां से चला था वहां की तरफ बन गया। ठीक है, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, देख रहे हैं यहाँ पर। अब देखिएगा क्या कि यहाँ पर दो चीज हम लोग बात कर रहे थे, एक फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। तो अगर ये कंडीशन क्या है, कंडीशन फर्स्ट कंडीशन में बतला रहे हैं फूड इज सॉलिड। ये फूड अगर सॉलिड है तो क्या होगा, यहाँ पर इनगल्फिंग करेगा, तो ये जो फूड वैक्यूल्स बना है इसको हम लोग फैगो, क्या इसको बोल देंगे हम लोग, पिछला क्लास में पढ़े हुए हैं, नहीं कोई बोल रहा, चलिए फैगोसाइटिक वेसिकल्स बोल देंगे। ठीक है, ये फिर इस तरीके से जाएगा और अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालकर अपने जैसा हो जाएगा। कंडीशन क्या हो जाएगा, दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा कि लेट सपोज अगर ये फूड लिक्विड है, फूड इज लिक्विड, तो इसको हम लोग यही जो फूड वैक्यूल्स बना है यही हो जाएगा पिनोसाइटिक वेसिकल्स हो जाएगा, पिनोसाइटिकल वेसिकल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि फूड अमीबा जो है वो सॉलिड फूड्स को डायरेक्टली अपने अंदर में ले रहा है, डायरेक्टली अपने अंदर में ले रहा है। तो सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, क्लियर है ये बात। और अगर हम लोग बात करें ये पैरामीशियम की, तो पैरामीशियम में क्या प्रेजेंट है, पैरामीशियम में प्रेजेंट रहता है सीलिया। तो सीलिया के हेल्प से फूड मटेरियल्स माउथ की तरफ जाता है और उसके बाद वो इंटेक करता है। उसका भी अगर डायग्राम देखिएगा तो पैरामीशियम हम लोग देखते हैं कैसा, इस तरीके से बना हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ पर इसको बोलते हैं गलेट, बोलते हैं गलेट, यानी माउथ गलेट है, और इसके बॉडी के चारों तरफ सीलिया प्रेजेंट है, चारों तरफ, दिस इज कॉल्ड द सीलिया। ठीक है, तो ये चारों तरफ सीलिया प्रेजेंट है। अब लेट सपोज मान ली कि कोई यहाँ पर फूड मटेरियल्स है, तो फूड मटेरियल्स क्या करेगा, सीलिया एक यूनि डायरेक्शन में मूव करने से, ये सब एक डायरेक्शन में मूव करने से इसके वाटर करंट के थ्रू फूड मटेरियल्स इधर की तरफ मूव करेगा, इधर की तरफ माउथ की तरफ मूव करेगा, और माउथ की तरफ मूव करेगा तो यहाँ से फिर वो इंटर हो जाएगा। तो चूंकि सॉलिड फूड इंटर हो रहा है तो ये भी हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब इतना में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग क्या बात किए कि किन किन स्टेप से क्रॉस हो रहा है, यानी स्टेप्स इन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता है, सबसे पहले
फूड का एंट्री करवाना है, और फूड का एंट्री को हम लोग बायोलॉजी के टर्म में बोलते हैं इंजेशन बोलते हैं। इंजेशन पहला हो गया, क्या स्टेप हो गया, इंजेशन, मतलब कि इनटेक ऑफ फूड मटेरियल, इनटेक ऑफ फूड मटेरियल, ठीक है। दूसरा स्टेप में क्या होगा, अब जब अंदर आ गया है, जब अभी क्या देखा अमीबा के अंदर में आया तो लाइसोसोम एक्ट किया किसके लिए, डाइजेशन के लिए। तो जो दूसरा प्रोसेस होगा वो क्या होगा, डाइजेशन। अब डाइजेशन का मतलब क्या हुआ, कोई भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल है वो ब्रेक डाउन होगा सिंपलर फॉर्म में, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, ब्रेक डाउन ऑफ complex food into simple absorbable food। एब्जॉर्बेबल इसलिए लिखें कि ताकि एब्जॉर्ब हो सके, ऐसा भी डाइजेशन ना हो कि वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, और एब्जॉर्ब नहीं हो तो कोई फायदा नहीं है। तीसरा स्टेप में क्या होगा, तीसरा स्टेप में होगा यही एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यानी डाइजेशन के बाद उसको एब्जॉर्ब करवाना है, तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तीसरा, ठीक है। चौथा स्टेप में क्या होगा, चौथा स्टेप में होगा अब जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाएगा तो उसको तो क्या होगा, रिमूव करना पड़ेगा, तो इजेशन हो जाएगा, इजेशन, इजेक्शन यानी रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और ये एब्जॉर्प्शन के बाद लिख सकते हैं, फोर्थ इसको कर लीजिए, इसको 5 कर लीजिएगा कि एब्जॉर्प्शन, ठीक है एब्जॉर्प्शन हो गया, जो सरप्लस अमाउंट में आएगा तो उसको तो हम लोग स्टोर भी करेंगे, तो जो फोर्थ स्टेप हो सकता है दैट इज एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। इसमें लिख सकते हैं क्या कि एसिमिलेशन में यूटिलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, हाँ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। तो इन 4-5 स्टेप में हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो रहा है, यानी स्टेप्स ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की, ठीक है। तो अब यही सब, अब चूंकि हम लोग ह्यूमंस की बात भी करेंगे तो ह्यूमन में भी हम लोग यही स्टेप्स को फॉलो करेंगे, यही स्टेप्स होएगा ही, क्योंकि वी आर ऑल्सो, अगर ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन भी हमारा क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। मतलब अगर ह्यूमन के डाइजेशन की बात करते हैं तो ह्यूमन में भी सेम प्रोसेस देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग बात करेंगे डायरेक्टली, हम लोग को अब पढ़ना है क्या, ह्यूमंस में कैसे होगा। तो ह्यूमंस में अब हम लोग बात करेंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। अभी तक समझ में आ रहा है सभी को कि बस ऐसे ही बैठे हुए हैं? आ रहा था समझ में। हाँ, Yes. सबको समझ में आ रहा होगा। Yes, sir. बिल्कुल बेसिक ही इसमें चल रहा है, और स्ट्रिक्ट टू द एनसीईआरटी। हम आपको एनसीईआरटी से ज्यादा हम लेकर नहीं जा रहे हैं अभी, पता नहीं कितना लोग समझिएगा, एनसीईआरटी से बाहर जाएंगे तो, लेकिन कहीं ना कहीं तो हम निकलेंगे, थोड़ा बहुत तो निकलेंगे, Yes, sir. थोड़ा बहुत निकलेंगे, क्योंकि बिना निकले हुए मन नहीं लगेगा ना। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे क्या चीज, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। अब अगर हम लोग सबसे, जैसे अभी हम लोग क्या बात किए थे, किस किस स्टेप में होता है, तो सबसे पहले क्या है, इंजेशन। अब इंजेशन यानी इनटेक ऑफ फूड करना है, तो इनटेक ऑफ फूड सबसे पहले इंजेशन होगा तो जाएगा कहाँ पर, जाएगा माउथ में जाएगा हम लोग के,
क्योंकि हमारा अमीबा की तरह तो है नहीं कि हाथ फैलाया और अपने अंदर बॉडी के अंदर कर लेंगे। सबसे पहले कहाँ जाएगा? माउथ में जाएगा। मतलब हम यहाँ पर अगर बात करें, पूरा न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से ये पूरा डाइजेशन होगा इनटेक होने के बाद, तो उसके चर्चा कर सकते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स कौन कौन सा है? तो सबसे पहले ऑर्गन्स माउथ है। माउथ के बाद फिर होगा क्या चीज? एसोफेगस होगा, एसोफेगस। फिर एसोफेगस के बाद स्टोमक होगा, स्टोमक के बाद इंटेस्टाइन। और इंटेस्टाइन में भी दो पार्ट हम लोग पढ़ सकते हैं, अभी आपको पता नहीं, हम तो नहीं देखे हैं कि 10th में कितना पढ़ना है इंटेस्टाइन। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन की भी बात करेंगे एंड लार्ज इंटेस्टाइन की भी बात करेंगे। और उसके बाद इंटेस्टाइन के बाद होगा रेक्टम, और रेक्टम के बाद फिर एनस। मतलब कि जो एजेशन होगा वो एनस के थ्रू बाहर इजेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे माउथ। और माउथ में क्या देखते हैं कि हमारे पास दो चीजें प्रेजेंट है। क्या क्या चीज प्रेजेंट है? तो क्या क्या चीज प्रेजेंट है यहाँ पर? तो दो चीजें प्रेजेंट है, टूथ प्रेजेंट है और टंग प्रेजेंट है। ठीक है, तो इंजेक्शन तो करेंगे, लेकिन क्या होगा? अब इंजेक्शन होने के बाद टूथ का काम क्या है, टंग का काम क्या है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मतलब कि माउथ में, अब यहाँ माउथ को कहीं कहीं पर आपको बक्कल कैविटी भी लिखा हुआ रहेगा, बक्कल कैविटी। अब देखिएगा कैविटी किसको बोल रहे हैं। जैसे आपका ये मुंह है, समझिएगा मुंह, ये होठ हो गया, तो होठ के और यहाँ पर आपका दांत इस तरीके से बना हुआ है, तो ये तो हो गया लिप्स। ठीक है, ये हमारा हो गया टूथ, टूथ। तो अभी इस लिप्स और टूथ के बीच के स्पेस को हम लोग बक्कल कैविटी नहीं बोलेंगे। जो टूथ है उसके बाद हम लोग यहाँ से जब बाहर एसोफेगस के थ्रू जाएगा, तो यहाँ पर जो कैविटी बन रहा है, यानी इनसाइड द टूथ जो भी कैविटी बन रहा है, उस कैविटी को हम लोग बोलते हैं बक्कल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी में आएगा। बक्कल कैविटी में आने के बाद फूड, यानी फूड इंजेक्शन हुआ बक्कल कैविटी में, माउथ में आया। तो माउथ में आने के बाद टूथ का काम क्या होगा? टूथ का काम होगा चर्निंग या कटिंग, कटिंग सीधे लिखिए, कटिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड। ये सिंपल फूड में ब्रेक डाउन करेगा, कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, माउथ में सिक्रीशन होता है एक, क्या चीज? सलाइवरी एंजाइम। सलाइवरी एंजाइम की सिक्रीशन होती है, और सलाइवरी एंजाइम कंटेन्स एमाइलेज। एमाइलेज, एमाइलेज का काम क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करेगा, कार्बोहाइड्रेट को ये ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म, इनटू सिंपलर फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ये जो अमाइलेज है ये कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करके सिंपलर, मतलब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब बोल सकते हैं हम लोग कि जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन starts or begins from the mouth, from the mouth। ये माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। और अगर ये अमाइलेज, ये ग्रुप ऑफ एंजाइम है, ये बहुत बड़ा ग्रुप है, अगर इसमें भी अगर हम लोग बात करें स्पेशली, तो हम लोग यहाँ पर टाइलिन एंजाइम की बात करेंगे। टाइलिन एंजाइम क्या करता है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट भी तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है। कार्बोहाइड्रेट में हम लेट सपोज प्लांट खा रहे हैं, प्लांट के पास क्या है? स्टार्च।
तो स्टार्च जो फॉर्म में है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करने के लिए टाइलिन आता है, और ये स्टार्च ब्रेक डाउन होकर ये किस फॉर्म में बन जाएगा, तो हमको डाइसैकेराइड के फॉर्म में बन जाएगा, यानी माल्टोज के फॉर्म में बन जाएगा। और माल्टोज जब हमारे बॉडी के अंदर में जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, यानी स्टोमक में जाएगा, उसके बाद इंटेस्टाइन में जाएगा, तो ये माल्टोज सिंपलर फॉर्म में यानी ग्लूकोज में टूटेगा, और ग्लूकोज सबसे सिंपलर फॉर्म में हो गया है, तो वहां से एब्जॉर्प्शन इजी हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि क्योंकि माउथ में है टूथ, और टूथ का काम है कटिंग, कटिंग जो बड़े बड़े पीसेस जो बोलस खाएंगे उन सभी को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और साथ साथ वहां पर सलाइवरी अमाइलेज यानी सलाइवरी एंजाइम प्रेजेंट रहता है, इसलिए वहां पर से ही यानी बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ। तो अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं टीथ के बारे में, बात करते हैं टीथ